तो लक्ष्मीधर सिंह तियू जी, आपका विश्व आदि दिवस 2020 व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आप पहले बीए चाइनीज लैंग्वेज से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और उसके बाद वहां से पढ़ाई करने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में सोशल वर्क में एमए किया। फिर फिलहाल आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने माने चेहरे हैं और हो लैंग्वेज को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और कटिबद्ध भी दिख रहे हैं। आपके बारे में विस्तार से हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। विश्व आदिवासी दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, जो कि काफी सालों से शुरू होने के बाद पिछला साल जो 2019 है उसका मुख्य थीम था इंडिजिनस पीपल्स लैंग्वेज, मतलब आदिवासी समुदायों, अबोरिजिन समुदायों की भाषा को लेकर थीम रखा गया है। चूंकि बहुत कुछ जो हमारी जड़ें हैं भाषा से जुड़ी हुई हैं, भाषा खत्म होने से बहुत कुछ हमारा जो परंपरा है, कल्चर है और हमारी जो जड़ें हैं कट जाती हैं और हम लोग अपरूट भी हो जाते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे आदिवासी समुदाय लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारी आदिवासी भाषाएं भी लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। तो जैसे कि आप कल भी मैं बात कर रहा था कि विश्व में अभी के समय में लगभग 7,117 किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं और उनमें से लगभग 40% भाषाएं इंडेंजर्ड हैं, जो कि खतरनाक लेवल पे खत्म हो गई हैं और जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 10,000 से कम है। और इंडेंजर्ड लैंग्वेज का डेफिनेशन भी वही है कि जो भाषा 10,000 या 10,000 से कम लोग बोलते हैं वो उसको इंडेंजर्ड में गिना जाता है और जो किसी भी देश का किसी भी संविधान के द्वारा संरक्षित नहीं है। और बहुत सारे लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या 1,000 से भी कम है। तो ये काफी दुखद स्थिति है और अभी के समय में लगभग 2,926 भाषाएं जो हैं विश्व की एंडेंजर्ड हैं, खतरनाक स्थिति में पहुंच गई हैं। गणेश देवी के अनुसार भारत में लगभग 780 किस्म की भाषाएं हैं और देखा जाए तो लगभग 600 भाषाएं मर रही हैं और मरने के कगार पर पहुंच गई हैं और कुल मिलाकर 122 भाषाएं जो हैं 1999 और 2001 के जनगणना में मतलब पता चला है। और पिछले 60 सालों में लगभग 250 भाषाएं जो है खत्म हो चुकी हैं भारत से। तो इस तरीके से है और भाषा जब मरती है तो बहुत कुछ समस्याएं आती हैं। हम लोग बोलते नहीं हैं, किसी न किसी प्रकार से दूसरी भाषाओं की तरफ मुखातिब होने लग जाते हैं, दूसरे रीजन में पलायन करने लग जाते हैं। अपनी भाषाओं में लाइवलीहुड नहीं होने की वजह से उसमें मौद्रिक भाषाओं का मौद्रीकरण नहीं हो पाने की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं भाषा की अपने किस्म की। अगर हम भारत में और विस्तृत रूप से देखें और तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो एंडेंजर्ड भाषाएं जो हैं अंडमान निकोबार में है, लगभग 11 लैंग्वेज हैं जिसमें ग्रेट अंडमानी, जारावा, लामोंगिस, लामोंगसे, लूरो, मोट, ओंगे, पू, सानेन्यो, सेंटिनलीज, शोम्पेन एंड ताका ताकाहानियलांग। मतलब इस तरह की भाषाएं हैं। मणिपुर में 7 भाषाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 भाषाएं हैं, ओडिशा में 3 भाषाएं हैं, जैसे मांडा, पारजी और पेंगो हैं। कर्नाटक में भी कुछ भाषाएं हैं, 2 भाषाएं हैं, कोरोगा, कुरुबा। आंध्र प्रदेश गदाबा और नाइकी। और ज्यादातर जो भाषाएं हैं आदिवासी भाषाएं और इसको गवर्नमेंट की देखा जाए तो कोई कद्र नहीं है गवर्नमेंट। तो इनको किस तरीके से संरक्षित करना होगा, क्या करना होगा, इन सब चीजों के बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे। झारखंड की बात करें तो एक भाषा इंडेंजर्ड अभी दिखा रही है, वो है बिरहोर लोगों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा, वो है 10,000 से कम लोग इस भाषा को बोलते हैं। उत्तराखंड में एक है, महाराष्ट्र में भी एक है, मेघालय में एक है, वेस्ट बंगाल में
एक है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर स्थिति है हमारे देश के भाषाओं की। मैं ब्रीफली बता देना चाहता था। अम, जी। आगे आते हैं लक्ष्मीधर सिंह तियो जी। आपका स्वागत है इस व्याख्यान श्रृंखला में। अ, अ, जोहार। और पहले सवाल की जोहार तरफ, जोहार। हाँ, और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल, सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका भौगोलिक शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसा रहा है और किस तरह का सामाजिक कार्य आप करते रहे हैं और आप दलित और आदिवासी लोगों के संघर्ष में किस तरीके से सम्मिलित होकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपसे जानना। जी शुक्रिया गणेश जी, मुझे ये कार्यक्रम में बुलाने के लिए। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रही है। हाँ, शुक्रिया। सबको जोहार मेरे ओर से, जो भी साथी इसको सुन रहे हैं और जो भी बाद में सुनेंगे उनको भी जोहार। आपने बहुत अच्छा बताया कि क्या स्थिति है। आपने आंकड़े बताए हैं, स्टैटिस्टिक्स दिया है। जो भाषाओं की जो स्थिति है अभी, उस पे हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग बात कर रहे हैं। अपने बारे में बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने मेरा एजुकेशन के बारे में तो बताया। तो मैं एक बचपन में जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा जो गाँव है, वो सिमिलपाल के नीचे एक छोटा-सा गाँव है। और एक सिमिलपाल एक बायोस्फीयर है, बहुत बड़ा। मयूरभंज को 2 भाग में डिवाइड करता है। एक नेशनल फॉरेस्ट भी है, नेशनल पार्क है। तो वहाँ पे जो पढ़ाई करता था, वो एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। ज़्यादातर हो और संथाल लोग उधर रहते हैं। तो हम जब पहले पढ़ने गए तो हमको कुछ पता नहीं था, हमको जस्ट कुछ बेसिक्स पता था। और स्कूल जब गए तो हमको पहले स्ट्रगल करना पड़ा कि भाई जो टीचर क्या बोल रहे हैं। हम लोग जब भी अपने भाषा में बोलते थे, तो वो उड़िया में बोलते थे, हमको हड़काने के लिए और धमकाते थे कि तुम ठारो। ठारो मतलब एक सिंबल होता है कि तुम एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात मत करो। मेरे लिए बहुत बड़ा परेशानी था, क्योंकि मैं मेरे अलावा और कुछ और लोग थे, कुछ संथाल भाई लोग। वो बेसिकली जो रेसिडेंशियल स्कूल था, तो वहीं से एक संघर्ष शुरू होता है कि आप अपने भाषा में बोल नहीं पा रहे हो। पढ़ाई जो आपको करा रहे हैं जो टीचर्स हैं, वो आपके भाषा समझते नहीं है, और वो जो पढ़ रहे हैं आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये स्थिति थी। तो ऐसे पढ़ाई के बाद मेरा हाई स्कूलिंग तक ऐसे ही रेसिडेंशियल स्कूल स्टेट गवर्नमेंट का जो है वहीं पे रहा है। उसके अलावा जब मैं 12th करने गया, एक 12th पढ़ने गया, तब मैं देखा, तब संथाल भाई लोगों का बहुत जबरदस्त आंदोलन था मयूरभंज में। भाषा का जो स्टूडेंट्स का आंदोलन था, बहुत ही अच्छा और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था। ये ओलचिकी को शामिल करने से पहले वाला मूवमेंट। तो कहीं न कहीं वो इन्फ्लुएंस भी हमारे पे रहा है। और तभी समझ में आता था कि जब भी हम लोग कॉलेज में जाते थे, एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना से, एक अलग दृष्टि से हम लोगों को देखते थे। हम जब भी अपनी भाषा में बात करते थे, तो लोगों का नज़रिया बदल जाता था। मतलब ऐसे घूम-घूम के देखते थे कि कौन आ गया कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे बातें कर रहा है अपनी भाषा में, है ना? तो वहीं से शुरू हुआ कहीं न कहीं एक अपने दिल के अंदर एक गुस्सा भी आता था कि क्यों हमको, हमारे भाषा है, हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे नज़र से क्यों देखा जा रहा है? तो ऐसे ही उसके बाद हम जेएनयू में आ गए ग्रेजुएशन के लिए। वहाँ पे चाइनीज़ की पढ़ाई की। फिर लगा कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है। हमको लोगों के साथ काम करना है, लोगों के पास जाना है, तो हमको अपना प्रोफ़ेशन और चेंज करना होगा। इसीलिए हमने चेंज किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ में। तो वहाँ पे सोशल वर्क का हमने पढ़ाई किया, और साथ में थोड़ा स्टूडेंट एक्टिविज़्म में भी रहे वहाँ पे। छात्र आंदोलन वहाँ पे तब जो चल रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। और स्टूडेंट यूनियन जो है टीआईएसएस का, उसका प्रेसिडेंट भी चुने गए थे तब। तो उसके अलावा जब हम आए तो थोड़ा रूरल डेवलपमेंट पे हमारा फ़ोकस रहा। अ, आंध्र प्रदेश की सरकार में कुछ दिन काम किए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। फिर आके प्रधानमंत्री
रूरल डेवलपमेंट फेलो, प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डेवलपमेंट फेलो करके एक फेलोशिप था। उसमें काफी ब्राइट और यंग लड़कियां आती थी काम करने के लिए रूरल सेक्टर में। तो हम लोगों को फॉर्चुनेटली उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के काम करने का अच्छा मौका मिला। उसमें हमारा एरिया तो हमेशा रहा था कि ट्राइबल, दलित जो और जो जितने पिछड़े वर्ग हैं उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, पॉलिसी में कहाँ-कहाँ गैप्स है उसको आइडेंटिफाई करना। तो उसी बीच में एक तो समाज का भी डिमांड था कि एक भाषाई आंदोलन को आगे लेके चला जाए, इसीलिए हमको चुना गया कि आप थोड़ा नेतृत्व करिए हमारा। तो हम लोगों ने कोशिश किया, जब से हमको चुना गया एक वो सामाजिक संगठनों का एक बड़ा संगठन हम लोगों ने बनाया था, एक कोऑर्डिनेशन पॉइंट करके, ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेज एक्शन कमेटी। तो उसका सेक्रेटरी हमको बनाया गया। तो मेरा पहला टारगेट था कि वो लोग कहाँ-कहाँ पे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। असम में कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे है, उड़ीसा में कहाँ पे है, झारखंड में कहाँ पे है। इन लोगों को पहले संगठन के जरिए उनको यूनाइट किया गया, यूनाइट करके एक साथ लिया। इसके बाद यूथ को जोड़ने का काम सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने किया। चाहे फेसबुक हो, ज्यादातर फेसबुक का ही इस्तेमाल किया हम लोगों ने। ऐसे करके एक यूथ जो सोसाइटी से दूर भाग रहे थे, उनको अपने सोसाइटी की ओर लाना, उनके समझ बढ़ाना, है ना? वो एक हमेशा नहीं तो एक वो रहता है ना कि हम एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। अपना अपना कुछ नहीं है, मतलब अपना कल्चर जो है, कल्चर जो है, भाषा जो है, वो दूसरों से कमजोर है। उस टाइप का एक जो मेंटालिटी हमारे शिक्षा के दौरान हमारे मन में, दिल में पैदा किया जाता है, मतलब सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हम लोगों का मन में ये रह जाता है कि भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही माहौल रहता है हमारा, चाहे आप कोर्स करिकुलम देखिए और जब बाहर आप जहाँ पे रहेंगे ऐसे ही माहौल रहता है। तो इसके चलते हम लोगों का यही आइडिया था कि हम जो युवा हमारे समाज से दूर जा रहे हैं, उनको वापस लेके आएँ हमारे साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने नेशनल यूथ मीट वगैरह कोशिश किया हो लोगों का ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो वो काफ़ी सफल रहा है। हमने काफ़ी हद तक जो वो है, जो यूथ है उनको अपने पास लाने में सक्षम रहे हैं। वो रहा हो के साथ। बाकी हमारा जो एरिया है यहाँ पे उड़ीसा में एक इंडिजिनस पीपुल्स फोरम है और एक आदिवासी यूथ कलेक्टिव है। इन लोग को जो बाकी जो आदिवासी है उड़ीसा में, आपको पता होगा तो काफ़ी 5th या तो 4th लार्जेस्ट ट्राइबल नंबर्स में उड़ीसा में है। और उड़ीसा का ज्योग्राफी देखेंगे आप, जो हम लोग नॉर्थ उड़ीसा से जो आते हैं, जो झारखंड मूल से संबंध रखते हैं, जो साउथ उड़ीसा के हैं उनका अलग समस्या सेम ही है, लेकिन उनका अलग कल्चर है, अलग भाषा है। जो वेस्टर्न उड़ीसा में रहते हैं उनका अलग है। तो बहुत ही आदिवासी भी अपने आप में एक डाइवर्स है, 62 कम्युनिटीज है। तो हमारा वही कोशिश रहा है कि इंडिजिनस पीपुल्स फोरम हम लोगों ने उसको खड़ा करने की कोशिश किया यहाँ पे। उसके तहत बाकी जो विभिन्न जिले स्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, राज्य स्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए उसके अलावा मेरा मतलब एक अभी के हाल में एक भुखमरी को लेके एक कैंपेन चल रहा है। हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, एक उड़ीसा आदिवासी मंच है, उड़ीसा श्रमजीवी मंच है। उसमें हम लोगों का एक कोशिश रहा है कि ये लॉकडाउन के दौरान जो भी समस्या आई है उसमें कम से कम लोग भूखे ना मरे। तो वो हम लोगों का एक कैंपेन रहता है। हम मतलब 12-15 जिले में हमारे जो साथी लोग हैं, हम लोग कैंपेन करते हैं, आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कौन है जो वल्नरेबल है, उनको लेके है। तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक फैक्ट फाइंडिंग टीम गया था, जिसमें हमने देखा कि एक आदिवासी महिला, जो सिंगल आदिवासी महिला है और उनके पास जमीन तो बहुत थी उनके नाम पे, लेकिन उनका ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो भुखमरी से मर गई है। तो डायरेक्ट प्रूव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका जो सराउंडिंग्स को देखा जाए, उनका जो परिस्थिति में जिस परिस्थिति में उनका मौत हुई है, हम देखेंगे तो लगेगा कि कहीं न कहीं ये भुखमरी से जुड़ा हुआ है। तो आज भी ये स्थिति है आदिवासियों और दलितों के बीच में, खास करके उड़ीसा में और कुछ-कुछ जगह जो इंटीरियर पॉकेट्स हैं। तो ये सब चीज़ों को एक राज्य स्तर पे लाने के लिए, एक वॉइस के तौर पर रखने के लिए हमारा जो कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करते हैं, रास्ते पे भी उतरते हैं, रैली धारणा करते हैं, दरखास्त भी देते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, बाकी सोशल मीडिया में भी लड़ाई करते रहते हैं। तो यही बेसिकली, थोड़ा लंबा बोल दिया शायद।
हाँ, बोलने के लिए ही आपको आमंत्रित किया गया है, अच्छी बात है और हम लोग जानना भी चाह रहे थे कि संघर्ष जो ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, वो हमें पता चलना भी चाहिए और हमारे साथियों को भी पता चलना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल है, जो कि थोड़ा बृहद तौर पर आदिवासी समाज को देखने वाला सवाल है। आपके हिसाब से आदिवासी समाज अभी किन-किन खास मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है और आपके अनुसार उसका क्या समाधान है? और मातृभाषा या भाषा का हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है? आदिवासी समस्याओं के समाधान में भाषा और साहित्य की क्या भूमिका रही है अब तक? तो इसके बारे में ज़रा बताएँ। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सवाल बहुत बड़ा भी है। बहुत सारे इश्यूज हैं। आप अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा संघर्ष अभी चल रहा है वो हम लोगों का खास करके लाइवलीहुड को लेके लाइफ और लाइवलीहुड को लेके जो संघर्ष है। आप देखिए कि ह्यूज नंबर ऑफ लोग जो है पलायन कर रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। गाँव पे जो साधन है वो एक उसमें हो सकता है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसमें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हम लोग ला सकते हैं। लेकिन अभी ये स्थिति है कि हम लोग उसपे अ अ, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार इतना स्टेप्स नहीं ले रही। तो सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि गाँव में लाइवलीहुड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते लोग बाहर माइग्रेट कर रहे हैं और हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान ये सब देखा है कि बहुत बड़ी समस्याएँ पैदा हुई थी। उसके अलावा एक डिस्प्लेसमेंट का मुद्दा जो हम लोग कभी बाद में कभी चर्चा करेंगे कि ये तथ्य कहती है कि लाइक 40% ऑफ द एंटायर डिस्प्लेस्ड पीपल आजादी से लेकर आज तक जितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं उनमें से लाइक 40% तो ट्राइबल्स ही हैं। आप सोचिए कि जिसका पॉपुलेशन 8% है और उसका जो 8% है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट में इतना बड़ा नंबर्स रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसके अलावा हमारे ज्यादातर लोग जो हैं जो गरीब सबसे गरीब या तो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है, आप उनका प्रोडक्शन को एक सामूहिक रूप से एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। चाहे वो जंगल से जो कलेक्ट करे, जंगल से जो प्रोडक्शन लेके आए, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात हो या उसके अलावा जो भी उनका जो छोटा-मोटा प्रोडक्शन रहता है, सारे चीज़ों का एक सामूहिक तौर पर मतलब उसका मिडलमैन लेके चला जाता है, जो फाइनल जो कस्टमर तक पहुँचता है, उसका बीच का जो इश्यू है, उसके चलते काफ़ी लोगों को अपना मिल नहीं पाता है। हम लोग देखते हैं कि उनको अपना प्राइस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो एक हम लोगों को लगता नहीं है, जो हम शहर के लोग हैं, हम लोगों को ज़्यादातर लगता नहीं है कि ये एक समस्या है। लेकिन हमने देखा जिस फैक्ट फाइंडिंग का हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन हो गया, तो उसके चलते गाँव वो महिला जंगल से कुछ-कुछ कलेक्शन करके दातून हो या सालपत्ता हो, वो सब लेके जंगल में बाहर जाके बेचती थी। अभी ऐसा हालत हो गया कि लॉकडाउन के चलते वो बंद हो गया। तो वो उसका जो मार्केटिंग का जो समस्याएँ हैं, उसके चलते भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहता है। और एक लार्जर प्रॉब्लम हमको दिखता है कि आदिवासी समाज में आजकल जैसे हम अगर दलित समुदाय को देखेंगे, दलित समुदाय के पास 2-3 मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। जैसे वो लोग दलित लोग चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें। एक तो उनका काम है कि पढ़ाई करना, दूसरा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ना है। दे हैव ए क्लियर कट एजेंडा उनके पास है। लेकिन हमारे पास आदिवासी का अभी इकोनॉमी पे हम लोगों का क्या व्यू होगा, रिलिजन पे क्या व्यू होगा, कल्चर पे क्या व्यू होगा, मतलब कल्चर के अंदर जो परिवर्तन आ रही है उसमें एक अपने आप में संघर्ष है। रिलिजन को लेके जो कन्फ्यूजन है हम लोगों को कैसा क्या करना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको तोड़ देना चाहिए, किसको भूल जाना चाहिए, ये सब समस्या एक बड़ा समस्या है। वैचारिक रूप से आदिवासी एक नहीं है, या तो आदिवासी को दिशा देने के लिए कोई ना कोई ज़रूरत है। मतलब अलग-अलग जगह पे अलग-अलग विचार के लोग हैं, उसी के चलते ही एक संघर्ष को हम आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं एक वैचारिक एकता या तो समझ भी मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम लगता है आदिवासियों के क्षेत्र में। हुँ। और एक हमको लगता है कि आदिवासी का जो रिप्रेजेंटेशन है, आदिवासी वॉइस को कौन रिप्रेजेंट करता है? आदिवासी की समस्या को कौन मेनस्ट्रीम में बोलता है? या तो राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म में कौन बोलता है? वो वॉइस मिसिंग है।
जो भी राजनीतिक पार्टियाँ आई हैं, वो एक पार्टी का अपना एक मजबूरी है, वो उस हिसाब से कुछ-कुछ बोलते हैं। लेकिन एक ट्रू वॉइस जो आदिवासियों का है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वो एक वैक्यूम है, कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है। कुछ कुछ साल तक तो वाम दल ने अपना जो लेफ्टिस्ट है, लेफ्ट लेफ्ट के जो ग्रुप हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइबल्स का प्रॉब्लम। लेकिन हमको कहीं न कहीं वो एक वॉइड लगता है, वैक्यूम लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, किस फॉर्म में होगा आदिवासीज़ का कंसर्न्स को, वो एक बड़ा समस्या है। उसके अलावा एक कल्चरल डोमिनेंस हम पे जो आ रहा है, एक अतिक्रमण आ रहा है, उसके चलते भी हम लोग काफ़ी डगमगा रहे हैं। मतलब बाहर से अपने से जो भी चारों तरफ से एक कल्चरल अटैक लोगों पे, कल्चरल इंसल्ट है, तो वो भी एक बड़ा समस्या है और बाकी एक एजुकेशन हम लोग आते हैं तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा समस्या है। हम अपने हो ट्राइब को देखते हैं, ट्राइब में भी हो ट्राइब सबसे पीछे है एजुकेशन के मामले में। उसमें आप जितना ही थोड़ा हायर एजुकेशन की ओर जाएँगे तो फिर हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है कि बहुत सारी व्यवस्थाएँ सरकारों ने की है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं। चाहे वो दलित भाई को देखे या बाकी समुदाय को तो छोड़ ही दीजिए, उससे भी हम लोग पीछे हैं। ये सब मुझे लगता है कि मुख्य समस्याएँ हैं। इसके अलावा आपने भाषा के बारे में कहा है कि ये जो लास्ट वाला समस्या मेरा भाषा से भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। हम भाषा एक एकेडमिक लैंग्वेज में हम जो भी बोले, चाहे एक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ फ़ॉर्मूला, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द, इनको एक फ़ॉर्मूला में डाल देना, स्ट्रक्चर में डाल देना, ये भाषा है। लेकिन मेरे लिए भाषा एक एक यूनाइटिंग फैक्टर है। एक समुदाय इम्पोर्टेंट चीज़ है भाषा। अब देखिए 1936 मसीहा में ओडिशा इज़ द पहला स्टेट यू नो जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना है। और उसके अलावा जितने भी आप तमिलनाडु देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका देखिए, वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, वो कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही हुआ। वो एक आइडेंटिटी का जो बात है, एक आइडेंटिटी को कैरी करता है भाषा। हम उस हिसाब से उसको देखते हैं कि यूनाइटिंग फैक्टर है। और भाषा रीऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए गौंड समुदाय को हम देखते हैं तो आज की तारीख में कुछ लोगों को डाल दिया महाराष्ट्र में, कुछ को आंध्र में, कुछ को तेलंगाना में, कुछ ओडिशा में, कुछ इधर आपका झारखंड में, कुछ मतलब पूरे के पूरे उनका जो भाषा वो अलग-अलग बोलने लगे, वो एक बड़ा समस्या आ जाता है। तो वो एक एक आइडेंटिटी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भाषा आइडेंटिटी दिलाता है आपको। और उसके अलावा आपकी जो कल्चरल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, कल्चरल चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए, उसके लिए एक भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम लोग गाँव घर पे जो पूजा करेंगे, तो घर पे जब हम लोग पूजा करते हैं, वो अपने भाषा में करते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनको हम कुछ ऑफ़र करते हैं, तो वो अपने लैंग्वेज में ही करते हैं। तो अब भाषा, अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर्स उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए एक भाषा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जो मातृभाषा की बात हम करते हैं, मातृभाषा वही मतलब जो माँ-बाप बोलते हैं, ये तो गलत है मातृभाषा कहना, ये मतलब पेरेंट्स का भाषा है, उसमें बा बाप बाप भी शामिल मतलब जो पेरेंट्स शामिल है, दोनों ही शामिल हैं। तो जो जो हमारे घर पे जो बोला जाता है, हम जिस सराउंडिंग्स में बढ़ते हैं, उसमें जो भाषा बोला जाता है और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपका ये कहा गया है मेरे पास एक किताब भी था कि पहले जो बच्चा होते हैं 5th क्लास तक जो रहता है, उसी में ही ज़्यादातर जो एक साइकोलॉजिकल ग्रोथ होना चाहिए, मेंटल ग्रोथ होना चाहिए, उस लेवल पे ही होता है। और वो जो लेवल होता है, उसपे हम लोग अपने जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो अपने मातृभाषा में करते हैं। तो इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम जो सोचते हैं, हमारा जो अ, चिंता है, हमारा जो थॉट्स है, सारे कुछ चीज़ें उसी टाइम पे और अपने मातृभाषा पे ही शेप होता है। एक तरह से वो उसके उसके ढाँचे पे ही आगे चलता है। तो इसीलिए भी एक मातृभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्रिटिकल थिंकिंग हम जो सोचते हैं, क्रिटिकली सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए एक जो मदर टंग है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग
इसके अलावा बड़ा चीज़ जो है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ये सब के अलावा एक जो आइडेंटिटी, एक अपने आप को एक सुपीरियर नहीं तो नहीं दूसरों के बराबर, बाकी लोगों का भाषा है तो हमारा भी भाषा है, बाकी लोगों का कल्चर है तो हमारा भी कल्चर है। उस हुँ, बराबरी में हम अपने आप को देखने के लिए कहीं न कहीं हमको लगता है कि मदर टंग बहुत ज़रूरी है। और मदर टंग में एजुकेशन भी इसीलिए ज़रूरी है, हमारा जो भाषा पे हम लोग बात करते हैं कि ज़्यादातर आप देखिएगा जो गाँव में है, जो लोग पूरे बैकवर्ड रीजन में रहते हैं, उनका जो शिक्षा का जो स्तर है सबसे गिरा हुआ है। अगर आप देखोगे मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि मुझे अगर उड़िया भाषा समझ में नहीं आती, उड़िया भाषा को समझने के लिए मुझे 5th तक लग गया। तो 5 साल में संघर्ष करते रहा और उस बीच में वही हमको जो-जो भी पढ़ाई होता था, जो मुझे समझने में बहुत दिक्कत होती थी। तो ये कहीं न कहीं वो जो लैंग्वेज बैरियर है हमारे एजुकेशन व्यवस्था में और मदर टंग में जो गैप्स है, उसके चलते भी हम एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं और बहुत पीछे चल रहे हैं, जो साक्षरता के जो हार है और बाकी जो डेवलप करने में, अच्छा पढ़ाई में, वो भी एक योगदान रहता है हमारा। इसके बारे में कभी-कभी हम लोग आपस में बात करते हैं जैसे कि एक शोध पत्र जो है, एक व्यक्ति जो क्लियरली सोच पाता है और जिसकी भाषा अंग्रेज़ी है, उनके बारे में एक रिपोर्ट आई थी कि वो 3 दिन में एक सोच जो पेपर के लिए आया हुआ है, शोध के लिए, उसको 3 दिन में ही लिख डालते हैं। लेकिन हमारे साथ कमी क्या हो जाती है, पहले तो उसको हम लोग सोचते हैं, फिर उसको हिंदी में सोचते हैं, फिर हिंदी में सोचने के बाद उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर लिखते हैं। तो जो एक ही स्टेप में वो लोग सोचना-लिखना एक साथ कर देते हैं, हमारे लिए 2-3 स्टेप लग जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये ब ज़्यादातर हमारे ट्राइबल साथियों के साथ लागू होती है और ज़्यादातर लोग हम लोग जो है पहले हिंदी में ही सोचते हैं, उसके बाद बाद में इंग्लिश में लिखने वाली बातें हो पाती हैं। तो